Hello student, how are you all? So this side Priyanka Khanna, your biology educator. Today we will going to discuss a very important topic, a very important chapter which is known as how to organism reproduce, right? So क्या है इस चैप्टर के अंदर और ये चैप्टर कितना ज़्यादा एक बोर्ड लेवल पे आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये बता दें कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एज आप पे बोर्ड्स एग्जाम में इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है दैट हाउ टू राइट एन आंसर। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इस पूरे चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है। इस पूरे चैप्टर की अगर हम समरी की बात बताएं तो इस पूरे चैप्टर में आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ऐसे ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से बोर्ड लेवल पे आपके क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। जैसे कि क्या, जैसे हम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वी ऑल नो, बट उसकी डेफिनेशन प्रॉपर कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ ओनली नॉट अबाउट दी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके अलावा साथ ही साथ कि अगर हम बात करें कि क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ह्यूमन के केस में होता है, नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होता है। रिप्रोडक्शन आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल में इसको कैटेगराइज किया गया है, बट स्टिल एसेक्सुअल में भी हम रिप्रोडक्शन वर्ड को पढ़ते हैं। सो ये सारी बातें कैसे होती हैं ये आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। सो आज इस चैप्टर का पूरा आपको कंक्लूजन कह लीजिए या आपको इसमें पूरी डिटेल स्टडी होगा। अलॉन्ग विद दिस कुछ क्वेश्चंस को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो सबसे पहले द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलिए, रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ऑर्गेनिज्म, ये जो एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बनने की, लेकिन उसमें स्पीशीज सेम होनी चाहिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ability of organism to produce offspring of same kind। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे बोला कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का आपको ध्यान देना है, लिखने पे, कंटेंट पे, ये सारी चीजें तो होगी। अलॉन्ग विद दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में ये क्यों बोला जाता है, समझने पे मोर ओवर आपको फोकस करना है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन सिमिलर स्पीशीज होना चाहिए, है ना। इंसान से इंसान ही बनेगा, कैट से कैट ही बनेगा। सो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब पॉइंट आता है कि इस रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल्स या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके रिप्लेस करता है डेड ऑर्गेनिज्म को। एक तरफ डेड ऑर्गेनिज्म अगर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ न्यू ऑर्गेनिज्म आ भी तो रहे हैं। तो एक स्पीशीज लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे लाइक इकोसिस्टम में इस पूरी तादाद को, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होता है क्या, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो हमें रिप्रोडक्शन के जरिए डाइवर्सिटी मिलती है, रिप्रोडक्शन के जरिए वेरिएशंस मिलते हैं,
ठीक है, वेरिएशन ऑब्टेन होता है, लेकिन इसमें भी खास इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएशन किस में मिलता है, वेरिएशन मिलता है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि व्हाट आर द फंडामेंटल और इसके क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म यानी कि उसी के जैसा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म से जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म आपका इससे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि वेरिएशन आ जाएगा। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसमें वेरिएशन ऑब्जर्व हो जाएगा। हमें वेरिएशन क्यों ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इसका जो डीएनए है वो डीएनए आपका कॉपी होता है, डीएनए कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए की कॉपी होने के साथ में जो डीएनए दूसरा बनता है, ये डीएनए आइडेंटिकल नहीं होता, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस वन, प्रोड्यूस करेगा। अब इसके लिए आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मेथड होता है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए आपका डिवाइड करेगा यानी कि रेप्लिकेट करेगा, बट जो एक न्यू डीएनए बनाएगा वो डीएनए आपका सेम नहीं होगा एज दैट ऑफ देयर प्रीवियस वन, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल, येट इट कंटेन्स सम प्रीवियस प्रॉपर्टीज, वो कंटेन तो करेगा लेकिन आपका सिमिलर कंप्लीटली नहीं होगा। दूसरी बात है कि जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ हमारे यानी कि जब सेल डिवाइड करती है तो सेल डिवाइड करने पे आपका क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और सेल्यूलर ऑर्गेनेली भी बनते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात आई। तो डीएनए से क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पे डीएनए शब्द क्यों यूज किया, बिकॉज डीएनए ही होता है जो कंसिडर किया जाता है कि इट इज द ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो कि आपके वेरिएशंस को लेके आता है। इसीलिए जो एक पेरेंट से उनके जो प्रोजेनी बनते हैं उनके पास जो डीएनए होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, बल्कि वो वेरिएशंस को एग्जिबिट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम ये डीएनए पाया कहाँ पे जाता है, ये डीएनए बेटा होता है आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि क्या कहा जाता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में विच इज नोन एज आ, क्या कहते हैं उसे, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो बड़ी क्लास में आके आप इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ाई की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, एंड दिस एक्चुअली कॉज अ वेरिएशन। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के होते होते आपको वहाँ पे वेरिएशंस भी एग्जिबिट होता है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मैम ये वेरिएशन का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई वेरिएशन का होना रिप्रोडक्शन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। वेरिएशन का होना रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक बेसिक इवेंट कह लीजिए फॉर द इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। इवोल्यूशन अगर होना चाहते हैं कि अगर चीज़ें इवोल्यूशन में आए, इवोल्यूट हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या होना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका वेरिएशन का होना, ठीक। देखिए कैसे, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा तो उसमें डीएनए आया, जो कि अभी हमने आपसे कहा कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात है कि सिमिलैरिटी होंगी, और जो डीएनए जो आपका पेरेंट से, ध्यान से देखिएगा, पेरेंट से जो उनके डॉटर सेल्स में डीएनए आया, ये डीएनए, दिस डीएनए यहाँ पे जो आया वो आपका नॉट आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल नहीं होता, बट यस स्टिल दे हैव अ सिमिलैरिटी। इसके पास क्या होती है, सिमिलैरिटी तो होती है, और इससे सिमिलैरिटी के वजह से वो क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इन अदर ऑफ देयर पेरेंट, वो अपने किसी पेरेंट से मिलता जुलता होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा हुआ
तो बच्चे का जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की हम बात करें, चाहे हम उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें, वो कैरेक्टर उसका जरूर मिलता है अपने पेरेंट्स से। क्यों मिलता है? क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है आपका जनरेशन टू जनरेशन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो और आपके पेरेंट्स से जो यहाँ पे डॉटर सेल्स बने, वो डॉटर सेल कंप्लीटली आइडेंटिकल तो नहीं होती, उसमें कुछ एग्जिबिट करता है फीचर, अपने माँ बाप के फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वो डीएनए को लेता है अपने पेरेंट्स से। लेकिन ये डीएनए अगर पूरी तरीके से सेम होता तो वो भी कंप्लीटली क्या होते, यानी कि जो डॉटर सेल्स है वो अपने पेरेंट सेल के पूरे वैसे ही लगते हैं, ऐसा तो नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ एग्जिबिट होते हैं वेरिएशन। एंड इसी वजह से ये क्या करता है, ये किसी भी इन्वायरमेंट में वेरिएशन का होना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वेरिएशन के वजह से वो बहुत आसानी से इन्वायरमेंट में, और कैसे इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में वो क्या कर सकता है, सर्वाइवल कर सकता है। क्या कर सकता है? सर्वाइवल। तो वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरिएशन आपको क्या बनाता है, सर्वाइवल के लिए फिट बनाता है। क्या बनाता है? सर्वाइवल के लिए आपको फिट बनाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक आपका बुक में लिखा हुआ है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अगर उन बैक्टीरिया को हम एक गर्म कंडीशंस में अगर इन बैक्टीरिया को हम रखते हैं, ठीक है, हीट की कंडीशन में रखते हैं, जनरली इनके पास एक नॉर्मल कंडीशन में रहने की एबिलिटी होती है। बट अगर हमने इसको हीट कंडीशन प्रोवाइड किया तो सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन डाई, मर सकते हैं, मर जाएंगे वो। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, कि वो हाई थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं। दे कैन इवन स्टे फॉर अ हायर टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में वो अपने आप को स्टे कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंदर रेजिस्टेंट एबिलिटी आ गई है, उस टेम्परेचर के लिए दे कैन रेजिस्ट देमसेल्फ, अपने आप को वो रेजिस्ट कर सकते हैं। एंड इसीलिए ये क्यों हुआ, क्योंकि उनमें धीरे धीरे वो इवोल्यूशन के लिए फिट होते जा रहे हैं। तो एक आप आगे जाके थ्योरी भी पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि हम अपने आप को, जो इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट से अगर हम बात करें, तो जितना ज़्यादा हम अपने आप में चेंजेस को लाएंगे तो हम एटमॉस्फेयर में अपने आप को उतनी ही अच्छे से फिट कर सकते हैं। दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक रीजन है। चलिए, अब दूसरी बात आती है जो हमने अभी आपको बताई, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वो क्या है कि दे कैन एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो सर्वाइवल इनका इजी हो जाता है। ठीक, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो बातें आपको एज अ स्टेटमेंट अपनी ये बातों में कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है। इतनी बात सबको समझ में आई? अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, वन इज नोन एज अ एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज नोन एज अ सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एज द टर्म इटसेल्फ डिनोट। एसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन की जरूरत, यानी एक पेरेंट से ही केवल काम चल जाएगा। ठीक है, सो एसेक्सुअल का क्या होता है, जहां पे एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा, दैट इज एसेक्सुअल। ये रैपिड भी होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। टू पेरेंट्स का क्यों इन्वॉल्वमेंट होता है? क्योंकि टू पेरेंट्स से उनके खुद के अपने गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और उन गैमेट्स का फ्यूजन होगा एंड दे फॉर्म अ जाइगोट, और उस जाइगोट से डेवलप हो जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल। बात समझ में आई? तो हमने पहले क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपको समझ में आ गया। तो कंटेंट इतना है कि आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्या है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल? एसेक्सुअल जैसा भी हमने आपको बताया कि नीड ओनली वन पेरेंट, एंड सेक्सुअल में क्या है, नीड टू पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेटा कितने टाइप्स हैं? रिप्रोडक्शन के आपके टू टाइप्स हैं।
एक क्या कहलाता है, वन इज नोन एज अ asexual and second is known as a sexual. ठीक है, asexual क्या होता है, asexual आपका रैपिड मोड होता है ऑफ रिप्रोडक्शन का, ये आपका रैपिड मोड नहीं होता, इट टेक टाइम। ठीक है, दूसरा होता है ओनली वन पेरेंट यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे क्या इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट्स का यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो कोई भी गैमीट्स का नो फ्यूजन ऑफ गैमीट इज टेकिंग प्लेस, हियर गैमीट फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, गैमीट का फ्यूजन यहां पे होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये रैपिड तो है ही है, सेक्सुअल में कोई रैपिड वाली चीज तो नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है कि यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, वो आपका न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट्स के, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जिसको कि आप क्लोन भी बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है, दे कैरी और दे एग्जिबिट वेरिएशन, ये क्या करता है, वेरिएशन को एग्जिबिट करता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि ये चीज होती है। सो डिफरेंसेस के मोड पे अगर आप देखेंगे तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऑल्दो आपको ये भी हम बताएंगे कि किस तरीके के बोर्ड्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इज अ वेरी कॉमन। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, स्टिल ये कहीं ना कहीं आपका फंसेगा, क्योंकि आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस एक्चुअली क्लियर कट पता होना चाहिए। तो एसेक्सुअल में हमारे एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट विल बी टेकिंग प्लेस, क्योंकि जब एक सेक्सुअल ऑर्गन ही मतलब एक ही पेरेंट है तो गैमीट्स कहाँ फ्यूज करेंगे, है ना। रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो भी नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं एक ही से बन रहे हैं, जेनेटिकली सारे आइडेंटिकल हैं। बात समझ में आई। और सिंपलेस्ट भी अगर कहेंगे तो इसको ये भी कहा जा सकता है। चलिए अब आते हैं इनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। इधर अगर एक बार बात की जाए तो इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो अगेन जैसा भी हमने आपको बताया कि वेरिएशन एग्जिबिट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है इसके साथ साथ, एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि जब मैम हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक से कई ढेर सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। अभी आपने ये बताया, तो जब एक से कई ढेर सारे प्रोड्यूस होंगे तो ये प्रोड्यूस एक्चुअली कैसे होंगे। ठीक है, एक से जब कई ढेर सारे प्रोड्यूस होंगे तो ये प्रोडक्शन इनका कैसे होगा, हाउ डज दिस प्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, कैसे लिया जाएगा इसका प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन लेने के लिए सेल डिवीजन होता है, तो यानी कि ये जो सेल डिवीजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है वो सेल डिवीजन होता है आपका एमाइटोसिस और माइटोसिस। हाउएवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग गैमीट्स को फॉर्म करते हैं, तो गैमीट्स के फॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का तरीका होगा वो होगा आपका क्या, दैट इज द मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
एक इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन माना जाता है। तो इसी पे छोटा सा एक और आप बात लिख लीजिए कि जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन आपका टू टाइप का होता है, वन इज अ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज अ मियोसिस। जो माइटोसिस होता है वहाँ पे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, रैपिड भी है, एंड मियोसिस से एक सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन होता है, चार सेल का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोसिस की एक सिंगल स्टेप है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस क्या होता है, 2 होता है। बात समझ में आई? बाकी आपने इसको और भी अच्छे से 9th क्लास में पढ़ा होगा और आगे आने वाली क्लासेस में भी इसको डिटेल पढ़ा जाता है, बट ये जब डिवीजन की बात है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अलग से जान लीजिए, ठीक है। ये आपके सोमैटिक सेल यानी कि बॉडी सेल्स में होता है डिवीजन, और वो होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब केस होता है, जर्म सेल्स होती है उनमें आपके मियोसिस डिवीजन पाए जाते हैं। तो चलिए, जितना एक बार पढ़ा है उसको फिर से देख लीजिए, जिससे कि आगे का कंसेप्ट आपको सब अच्छे से क्लियर होता चले। हमने आपको बात किया रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने आपसे बात किया कि उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, रिप्लेस करते हैं हम डेड ऑर्गेनिज्म को, इस रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन तरीका होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो सिमिलर काइंड का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा करने से ऐसा होता कैसे है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे। अब डीएनए की जब बात आई तो वेरिएशन की बात भी उससे आना बहुत लाइक रिलेटेड है कि वेरिएशन क्या होता है कि जब डीएनए पेरेंट से बच्चों में आते हैं तो वेरिएशंस को लेके आते हैं, वो वेरिएशन का असली कारण डीएनए ही होता है, ठीक है। एंड ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है उसको एक बढ़िया से सर्वाइवल लाने के लिए, ठीक। फिर आता है आपका एसेक्सुअल और फिर आता है आपका सेक्सुअल मेथड आता है। अब हमने एसेक्सुअल को डिटेल पढ़ने वाले हैं कि एसेक्सुअल में क्या क्या आता है, ठीक। चलिए, नाउ व्हाट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे आपका लिखा है कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मेशन। These are the modes of asexual reproduction. बात समझ में आई? These all are the modes of asexual reproduction. आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिशन के बारे में। What is a fission? ठीक है, फिशन वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? फिशन का मतलब है स्प्लिटिंग समथिंग। अच्छा, क्या होता है यहाँ पे? जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो बात है कि ये आपका यूनिसेल्युलर में देखा जाता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन। अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके बहुत कॉमन, बहुत ही सिंपलेस्ट, ठीक है, जहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सारे मोड्स होते हैं। तो उसमें जो फिशन होता है ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट आप कह लीजिए, है ना, ये सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि कॉमन होता है, सिंपलेस्ट कॉमन होता है। और किस में पाया जाता है? दैट इज द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं अगर इसकी कि और क्या होता है यहाँ पे, क्या प्रोसेस क्या होता है, तो जो फिशन होता है, फिशन इज ऑफ टू टाइप। फिशन कितने टाइप का होता है? ये होता है आपका टू टाइप का। एक होता है आपका यहाँ पे बाइनरी फिशन होता है, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फिशन। क्या होता है आपका? दूसरा होता है मल्टीपल फिशन।
और दोनों में ही डिवाइड करती है पैरेंटल बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी फिशन और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिशन। डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में ये एक पैरेंटल अमीबा है, मतलब जो पेरेंट का मतलब समझ में आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग पहले से है, दैट इज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये पेरेंट अमीबा पहले क्या करता है, फाइनली अगर आप देखोगे तो ये एक से दो बॉडी बना देता है, दो न्यू डॉटर सेल बना देता है, आप कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, डॉटर अमीबा बन गए। ये डॉटर अमीबा को बनने का एक प्रॉपर डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू राइट आंसर, जब भी आप अपने आंसर को लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपका कुछ बायोलॉजिकल वर्ड शुड बी देयर सो दैट इट मेक्स योर आंसर वेरी गुड। आपके जो आंसर का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो लिखना होता है ना, वो थोड़ा बढ़िया लगने लगता है। रीजन मीन कि आप टोटल ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे जैसा लगेगा कि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, rather than writing in a very common language. You always need to add some scientific word over there so that it makes your answer very beautiful. ठीक है, चलिए। सो इसमें क्या है, डेफिनेट ओरिएंटेशन, नॉट डेफिनेशन। इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है। डेफिनेट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो इसकी पैरेंटल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो पैरेंटल बॉडी है, जिसको हमने कहा अमीबा की जो पैरेंटल बॉडी है या बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है या स्प्लिट करता है। आपकी बुक में स्प्लिट वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड किया। आफ्टर दैट जब न्यूक्लियस इसका एक से दो में डिवाइड कर गया, अब डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस एकदम से दो में नहीं टूटेगा, एक बीच से थोड़ा सा पतला होगा और फिर वो दो में टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए एकदम से उसको तो नहीं दो में तोड़ देंगे, फर्स्ट यहाँ पे एक पतला सा एक स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद ये पूरी तरीके से दो में टूट जाएगा, ठीक है। दूसरा देन क्या होगा, देन फॉलोड बाय न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड करता है। एंड फाइनली क्या होते हैं, दो अमीबा बन जाते हैं। फाइनली डॉटर सेल्स, यानी कि डॉटर अमीबा, वो आपका सेल्स फॉर्म हो जाता है। कितने डॉटर सेल, 2। ये तो बात करी हमने बाइनरी फिशन की, ठीक है। सो बाइनरी फिशन का ये पूरा का पूरा आपका this is overall definition, और you can write in this way along with your diagram। तो आप ये पूरा बना सकते हैं कि जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि पेरेंटल जो बॉडी है, अमीबा पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो आपका सबसे पहले एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में अपना काम करता है। फर्स्ट उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, एंड देन 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म। बात समझ में आई? ये होता है आपका क्या, दिस इज नोन एज अ बाइनरी फिशन, जहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम अ वन पैरेंटल बॉडी से, एक पैरेंटल बॉडी से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मल्टीपल नाम से भी समझ में आ रहा है आपको कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि अगर एक ही पैरेंटल ऑर्गेनिज्म से कई ढेर सारे अगर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, दिस इज नोन एज अ मल्टीपल फिशन। क्या कहा जाएगा, दिस इज नोन एज अ मल्टीपल फिशन, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीपल फिशन कैसे होता है इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मल्टीपल फिशन कैसे होगा। मल्टीपल फिशन कैसे होगा, मल्टीपल फिशन में, मल्टीपल फिशन किसमें होगा, किसमें होगा बच्चों मल्टीपल फिशन, मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम में होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके पास
ये है पेरेंटल बॉडी, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये हो रहा है उसका ये स्ट्रक्चर है कि ये उसकी सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, यानी कि इसी के अंदर कई ढेर सारे क्या होगा, कई ढेर सारे इस तरीके से सेल फॉर्म्ड होंगे। कई ढेर सारी सेल्स क्या होंगी, यहाँ पे फॉर्म होंगी, ठीक है। एंड उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड इट इज कवर्ड बाय अ, सराउंडिंग में किससे कवर्ड है, सराउंडिंग में ये कवर्ड होगी मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होगी, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेरेंटल बॉडी, यानी कि मान लीजिए प्लाज्मोडियम है तो उसका ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दिस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म which is having a nucleus and cytoplasm, now they divide repeatedly। ये कैसा करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा कई बार, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या बनाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, नंबर ऑफ सेल्स। ये नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो किससे कवर्ड होंगे, दैट इज ये नंबर ऑफ सेल, ये जो कवर्ड होंगे नंबर ऑफ सेल्स, वो नंबर ऑफ सेल्स कवर्ड होंगे बाय मेम्ब्रेन से एंड लेस साइटोप्लाज्म इन सराउंडिंग। ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्ट का डेवलपमेंट होगा। दिस इज अ मेम्ब्रेन जिससे ये कवर्ड भी है, ठीक है, एक सेल है। अब पॉइंट होता है कि ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो सिस्ट है जिससे ये कवर्ड है, ये सिस्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। तो इनका जो सिस्ट है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद समथिंग इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यानी कि यही नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, रिलीज आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स आपके रिलीज आउट हो जाएंगी। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अंडर आ ओके सॉरी अनफेवरेबल कंडीशन पे इनमें एक सिस्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एंड जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन ये रिलीज आउट हो जाएंगे और फिर से एक न्यू इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, न्यू इंडिविजुअल आपका न्यू इंडिविजुअल इससे फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में इन्होंने एक सिस्ट डेवलप किया, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल है ये क्या करेगा, ये रिलीज आउट होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है। देखो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि हमें उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है उसे, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही उसमें कंडीशन फेवरेबल होगी तो अंडर फेवरेबल कंडीशन इसकी जो सिस्ट है वो ब्रेक कर जाएगी और उसमें सारे के सारे सेल्स जो हैं वो बाहर निकल के फिर जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल, जर्मिनेट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो डेवलप करके क्या बना देंगे, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीपल फिशन। तो ध्यान से देख लो क्या है, व्हाट इज अ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन होता है आपका कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करेगा
यानी कि डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो प्रॉपर सेल बना जो साइटोप्लाज्म को कंटेन कर रहा है, उसके चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे लेस नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जब उसमें फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यही जो सिस्ट है वो ब्रेक कर जाएगा और जो ऑर्गेनिजम्स थे यानी कि जो सेल्स थे वो सेल्स आपके रिलीज आउट होंगे और उन्हीं सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट अ मल्टीपल फिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में ही देख रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखते हैं कि ये किस में पाया जाता है, दैट इज द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये किसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये दिया गया है आपका स्पायरोगारा का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो स्पायरोगारा होता है फिलामेंटस एल्गी है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फिलामेंटस एल्गी है। क्या दिख क्या रहा है इसमें आपको, फिलामेंटस एल्गी है जहाँ पे ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। बाय किस मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए। किसके जरिए कर रहा है, कौन सा मेथड कहलाएगा ये, दैट इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन मेथड के जरिए। क्या होता है इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर होता है कि ये आपकी एल्गी है ना, ये उसमें अंदर आपका रेटिक्यूलेट क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट अंदर है। इसमें जब ये बॉडी मैच्योर हो जाती है, जब फुल्ली डेवलप्ड हो गई, मैच्योर हो गई, तो ये फ्रेगमेंट्स में क्या करेगी, ये फ्रेगमेंट्स में आपकी डिवाइड कर जाएगी, मतलब उसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। फ्रेगमेंट्स बने, जब फ्रेगमेंट बने तो हर एक फ्रेगमेंट से, फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पायरोगारा ग्रो कर गया या बन गया। डायग्राम में भी देख सकते हो, ये स्पायरोगारा है, जब पूरा डेवलप हो गया, फुल्ली मैच्योर हो गया, तो इसमें क्या बन गए, इसके फ्रेगमेंट्स बने। 1 2 3 फ्रेगमेंट है, हर एक पीस से, हर एक फ्रेगमेंट से एक न्यू आपका ऑर्गेनिज्म यानी कि फिलामेंटस एल्गी डेवलप कर गई। दिस इज व्हाट नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज अ स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा प्रोसेस यहाँ पे किया बताया गया है, स्पोर फॉर्मेशन भी आपका एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। व्हाट इज अ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये दिखाया गया है आपका राइजोपस के केस में। राइजोपस क्या है, दैट इज द ब्रेड मोल्ड है। क्या है राइजोपस, राइजोपस कहलाता है आपका ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये फंजाई है। क्या होता है इसमें, तो अभी तो ध्यान से समझो कि स्पोर फॉर्मेशन है क्या। बहुत ढेर सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ढेर सारी एल्गी होती हैं। बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं, आप एल्गी में देख सकते हैं, है ना, बैक्टीरिया एल्गी फंजाई में देख सकते हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किसके जरिए होता है, स्पोर्स के जरिए होता है। ठीक, नाउ ये स्पोर प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्टॉक है जिसको कहा गया स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर ऊपर होता है एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर मदर सेल। वो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस क्या करती है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया, ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियम को कंटेन करती है। और इस स्पोरेंजियम में, ये जो स्पोरेंजियम है, यहाँ पे होती हैं आपके स्पोर्स का प्रोडक्शन। और ये स्पोर्स का प्रोडक्शन उनके किससे होता है, स्पोर की मदर से होता है, यानी स्पोर मदर सेल से होता है। ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक आपका थिक रेजिस्टेंट होता है, यानी इसके चारों ओर ये अपने आप को एक रेजिस्ट करके रखते हैं। दिस इज अ स्पोर, एंड ये जो स्पोर हैं अंडर अ अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये क्या करते हैं, अपने आप को रेजिस्ट करके रखते हैं टेम्परेचर और बाकी चीज़ों से। लेकिन अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है जब इनको मॉइस्चर मिल जाता है, जब इनको अपनी मिट्टी मिल जाती है, सॉइल मॉइस्चर मिलता है, ये क्या करते हैं, यही स्पोर्स आपके जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके
अगर एल्गी का है तो एल्गी बनाएंगे, फंजाई बनाएंगे और आपके बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। तो यानी कि ये एक तरीका है जिससे स्पोर से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन कब बनता है? अपने फेवरेबल कंडीशन पे। यहाँ पे जो एग्जांपल आपका लिया गया है वो राइजोपस का लिया गया। राइजोपस एक फंजाई है जिसका स्ट्रक्चर होता है कि उसमें हाइफी प्रेजेंट होती है। ये हाइफी कहीं मिल के आपकी माइसीलियम कहलाती है। ठीक है, तो ये आप इन जनरल कहाँ पे देखते हैं? जो ब्रेड होती है ना, गीली जो ब्रेड होती है, मॉइस्ट ब्रेड होती है, तो उस मॉइस्ट ब्रेड में आप जनरली देखेंगे फंगाई लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में हैं। जैसे ही उन्होंने अपना मतलब जो आसपास एयर करंट में है, जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई कोई चीज़ मॉइस्ट है, फेवरेबल कंडीशन उनको मिला, वहाँ पे आएंगे और पूरा का पूरा एक ब्रेड मोल्ड यानी कि फंजाई आपकी जो गीली ब्रेड होती है वहाँ पे लग जाती है। बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट अबाउट अ स्पोर फॉर्मेशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आता है आपका रीजनरेशन। व्हाट इज अ रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन होता है आपका, रीजनरेशन होता है जैसे कि हाइड्रा में देखा जाता है, कि हाइड्रा में देखा गया, ठीक है, या प्लेनेरिया में हम देखते हैं कि उनमें उनके पार्ट जो होता है, उनके पार्ट कहीं भी कोई भी पार्ट उसका कटा हुआ कोई पार्ट होता है, ब्रोकन पीस होता है, तो उस ब्रोकन पीस से यानी कि छोटे से पीस से एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म हो जाना। यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती हैं वो आपकी कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, द नेक्स्ट इज अबाउट अ बडिंग। बडिंग क्या होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बडिंग क्या होती है। बडिंग इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। व्हाट इज अ बडिंग? बडिंग होता है, आप हाइड्रा में देखते हैं, जैसे हाइड्रा में क्या होता है कि जो इसकी हाइड्रा की जो बॉडी है वहाँ पे एक छोटा सा आपको क्या दिखेगा? दैट इज बड का बड दिखती है, लेकिन ये आराम एकदम अचानक से नहीं बनती। ये जो बड होती है एक लेटरल आउटग्रोथ होती है। इससे क्या माना जाता है कि दिस इज अ लेटरल आउटग्रोथ। ठीक है, ये लेटरल आउटग्रोथ होता है, बाहर की तरीके से निकला हुआ एक ग्रोथ होती है। जो ग्रोथ एक जब प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, यानी कि जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, जब प्रॉपरली डेवलप हो जाती है तो ये डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी से। क्या हो जाती है? ये डिटैच हो जाती है किससे? अपनी पेरेंटल हाइड्रा बॉडी से, पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाती है। नाउ ये जो आपका पार्ट है, ये जो बड है, ये जो डिटैच हुआ, ये फिर से कंप्लीट ग्रो करके क्या बना देगा? एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा। बात समझ में आई? दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेगा। सो बडिंग किस में देखी जाती है? हाइड्रा में देखा जाता है मोस्ट कॉमनली, जहाँ पे हाइड्रा जब आपका एक ग्रो करता है तो उसमें एक लेटरल आउटग्रोथ, बाहर की तरफ निकली हुई एक कली बड होती है। ये बड अभी छोटी सी होती है। वंस इट ग्रो फुल्ली, जब एक बार जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, ग्रो कर जाती है, तो ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद ये ग्रो करके डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेती है, एंड दिस इज नोन एज अ बडिंग मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया। सो आपके जितने भी यहाँ पे एसेक्सुअल के हैं सारे हो गए। ओनली वन विच इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हाट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स आपके प्रोपोगेट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? बाय वेजिटेटिव
मीन्स के जरिए। वेजिटेटिव का मतलब है कैसे, बाय रूट, स्टेम और पत्ती के जरिए ये प्रोपोगेट करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें एक आता है आपका, अब देखिए रूट्स या स्टेम और इन सब से इसमें दोनों आते हैं, नेचुरल मेथड भी होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड भी होता है। आर्टिफिशियल जो प्रोपोगेशन के मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, उस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड में हम यूज़ करते हैं टेक्निक्स को जिसे कहा जाता है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, इनको हम यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कटिंग? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग क्या होता है? कटिंग का मतलब होता है कि प्लांट का जो पार्ट होता है, जो प्लांट का पार्ट होता है, जैसे कटिंग आप बहुत जनरली यूज़ करते हैं रोज़ के प्लांट्स में। ठीक है, रोज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं किस में? एप्पल, मैंगो, ग्राफ्टिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, सो लेयरिंग को भी हम लोग यूज़ करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। लेयरिंग मेथड्स को भी क्या किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। अब द पॉइंट इज कि ये यहाँ पे किसके लिए होता है? ठीक है, दिस इज यूज इन अ जैस्मीन, रोज। ठीक है, ग्राफ्टिंग मेथड को हम यूज करते हैं। द पॉइंट इज कि क्या इस पूरे मेथड में हम लोग करते क्या है? कटिंग इज जनरली यूज इन अ, आप घर में भी यूज करते हो। किस तरीके से? देखिए, जब हम घर में प्लांट्स लगाते हैं तो रोज़ का जो प्लांट होता है ना, उसके स्टेम को लेते हैं। एक जनरल वे से समझना कि रोज़ का प्लांट है, उस रोज़ के प्लांट के स्टेम को हमने कट किया और उसको दूसरे किसी गमले में सॉइल पे लगा दिया, ग्रो कर जाता है। दिस इज़ अ कटिंग मेथड। लेयरिंग क्या होता है? व्हाट इज़ अ लेयरिंग? लेयरिंग का मतलब होता है कि जो प्लांट है, प्लांट में शाखाएं होंगी, ब्रांच्ड पार्ट होगा, उस ब्रांच पार्ट में जिसमें पत्तियां नहीं हैं, अनफोलिएटेड रीजन है, उस अनफोलिएटेड रीजन को हमने सॉइल में लगा दिया, तो देखेंगे रूट भी आ गई और धीरे धीरे पूरा एक प्लांट डेवलप हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है कि दो अलग अलग आपने ये जनरली होता है मॉडरेट कर, यानी कि मॉडिफाई करने के लिए, उसकी वैरायटी को और इम्प्रूव करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो एक प्लांट का पार्ट जो कि विदाउट रूट है, ठीक है, जिसको कि साइकॉन, और दूसरा होता है जो कि विद रूट, एक विदाउट रूट और एक विद रूट, दोनों को हमने क्या किया? अटैच, यानी कि दोनों को हमने असेंबल, ज्वाइन कर दिया। ऐसा मेथड हमारा ग्राफ्टिंग का मेथड कहलाया जाता है। ठीक है, सो क्या क्या यूज़ होता है? फर्स्ट हमने बताया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट के पार्ट से ही, यानी कि प्लांट के पार्ट से ही प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट के पार्ट को यूज़ करके ही हमने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया। जिसमें आपका जो मेथड बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका बोर्ड लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, कि क्या होता है कि कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग होती है। कटिंग में क्या किया जाता है? कटिंग में हम लोग स्टेम के पार्ट को, कटिंग में क्या करते हैं? कटिंग को में स्टेम ऑफ, एग्जाम्पल जैसे रोज का लिया, उससे कट करते हैं और उसको प्लेस करते हैं किसमें? सॉइल में। ठीक है, वहां से क्या करता है? ये ग्रो करके न्यू, यानी कि ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा इनटू न्यू प्लांट, यानी कि नया पौधा पूरा ग्रो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका लेयरिंग। लेयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेयरिंग के लिए क्या करते हैं? लेयरिंग के लिए जैसे हमने बताया, जैस्मीन में, रोज में ये भी देखा जाता है। तो जो अनफोलिएटेड रीजन होता है, जो अनफोलिएटेड पार्ट होता है किसका? ऑफ ब्रांच का। ठीक है, स्टेम ब्रांच का जो अनफोलिएटेड पार्ट है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे लेयर्ड करते हैं। किसके साथ? विथ सॉइल के साथ। तो हम देखेंगे ग्रेजुअली वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे रूट ग्रोथ हो जाएगा एंड वहाँ से पूरा का पूरा आपका एक न्यू प्लांटलेट फॉर्म हो जाएगा।
तीसरा आता है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं मैंगो एप्पल में। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक स्पीशीज यानी कि एक प्लांट विदाउट रूट, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ प्लांट अनदर प्लांट का विथ रूट। इनको हम जोड़ देते हैं और उससे एक क्या बन जाता है, एक प्लांट का पार्ट। दिस इज नोन एज अ ग्राफ्टिंग। दोनों को अलग अलग को जोड़ना, दिस इसे क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग का पार्ट कहा जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, दिस इज नोन एज स्टॉक। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। सो यहाँ पे हमने एसेक्सुअल मेथड के सारे मेथड्स को कवर कर लिया कि व्हाट आर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? ये सारा क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं, जिसमें आपका आता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन आता है, ठीक है, उसमें आपका रीजनरेशन आता है, या जितने भी हमारे जो उसके डिविजन्स थे, इन सब को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। सो एक बार इस पे ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से पार्ट्स के बारे में हमने बात किया अभी आपसे। वी टॉक्ड अबाउट फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। जिसमें कि बडिंग में आपने समझ लिया कि बर्ड्स होती है, नाम से ही कुछ चीज़ें सिग्निफाई हो रही है कि बर्ड्स होती हैं। वो बर्ड आपकी डिटैच होती है, वो एक न्यू पेरेंटल बॉडी को फॉर्म कर लेती है, न्यू प्लांट को डेवलप कर लेती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो वो फ्रेगमेंट ही डिवाइड करके नया एक बना देता है। रीजनरेशन की बात करें, सो दीज ऑल आर अ मोड ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा जहाँ पे हम बात करते हैं कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, गैमीट्स का फ्यूजन, ऑस्प्रिंग का फॉर्मेशन विच एग्जिबिट वेरिएशन, ये सारी बातें हमने उसमें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी कि क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Till then, bye and take care.